बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुर्म होंगे। आज हम बात करेंगे हामिद मीर साहब के कालम की, जो कि जंग अखबार में छपा है। उसका उन्वान है गुड लक जस्टिस या जाफरी। वो अपने कालम में कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजों के बाहमी ताल्लुकात नॉर्मल होते दिखाई दे रहे हैं। इन जजों की आपस में लड़ाइयों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना रखा था। जजों की आपस में लड़ाइयाँ कोई नई बात नहीं। दुनिया भर में जज भी आपस में इसी तरह लड़ते हैं जिस तरह सियासतदान और सहाफ़ी आपस में लड़ते हैं। लेकिन तमाशा ये था कि पाकिस्तान के सियासतदान और सहाफ़ी बगैर किसी शर्म और झिझक के तेरा जज और मेरा जज की लड़ाई में मसरूफ़ थे। मुख्तलिफ सियासतदान जजों के नाम लेकर उन पर तनकीद करते रहे और नाम लेकर उनकी तारीफ में ज़मीन आसमान के गुलाबे मिलाते रहे। मैंने बतौर अखबार नफीस सैयद अफजल ज़िल्ला, नसीम हसन शाह, सजाद अली शाह, सैयद-उज़-ज़मान सिद्दीकी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार को बतौर चीफ जस्टिस बहुत करीब से देखा है। मैं 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ऐनी शाहिद हूँ और हमले पर तनकीद करने की बर्दाश्त में मुझे एक अखबार की एडिटरशिप भी छोड़नी पड़ी। एक और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बरतरफी पर तनकीद का नतीजा पाबंदी की सूरत में निकला। जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक पाबंदी का शिकार हुआ तो मैंने सड़कों पर कैपिटल टॉक शुरू कर दिया। सहाफ़ियाना सरगर्मी की मुज़ाहमत का रंग अख्तियार किया तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। पहली दफ़ा पता चला कि जज साहिबान भी सियासतदानों और सहाफ़ियों के साथ निजी गुफ्तगू में वैसी ही बातें करते हैं जैसी बातें दूसरे करते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपनी बहाली के बाद जिस तरह खुल्लम खुला सियासत में मुदाखलत शुरू की, उससे बहुत मायूसी हुई। फैसला कर लिया कि आइंदा किसी जज के लिए अपनी नौकरी को दाव पर नहीं लगाना। ये फैसला कायम ना रह सका। इमरान खान की हुकूमत ने काजी फायद ईसा के खिलाफ नाअहल का रेफरेंस दायर किया तो महसूस हुआ कि ये गलत हो रहा है और एक दफ़ा फिर हमने अपने कलम को तलवार बनाकर काजी साहब का दिफा शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने समझाया कि काजी साहब का दिफा ना करो क्योंकि ये तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से भी बड़ा सियासतदान है। काजी साहब जब बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए तो उनकी तकर्री के खिलाफ साजिद तरीन ने एक दरख्वास्त दायर की। काजी साहब ने उस दरख्वास्त का सामना करने की बजाय कुछ वकला और सियासतदानों को बीच में डाला। साजिद तरीन का ताल्लुक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल से है। उनसे कहा गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा लापता अफराद का मसला हल करा देंगे। इस यकीन दहानी पर साजिद तरीन ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। एक और दरख्वास्त रियाज राही ने दायर की थी कि ये वापस ना हुई और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। 2018 में उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उस दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो एक दफ़ा फिर काजी फायद ईसा ने उन्हें सिफारिश कराना शुरू कर दी। ये वो ज़माना था जब मीडिया कमीशन केस की समाअतें जारी थीं और बतौर दरख्वास्त गुजार मुझे अदालत में साकिब निसार के सख्त सवाल का सामना करना पड़ता था। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि काजी फायद ईसा ने सिफारिश करवा के काम निकलवा लिया है, तुम भी सिफारिश करवा के जान छुड़ा लो क्योंकि ऐसा लगता है कि अदालत तुम्हें गैर ज़रूरी मामलात में उलझा रही है। मैंने ये मशवरा नज़रअंदाज कर दिया और सूरत हाल ऐसी बनी कि एक दफ़ा फिर मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ गया, लेकिन काजी फायद ईसा ने अपना काम करवा लिया। जस्टिस साकिब निसार ने उनके खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मैं जस्टिस साकिब निसार साहब से मुआज़रत ख़्वाह हूँ कि आज ये बात लिख रहा हूँ, लेकिन जिन दो साहिबान ने उनसे काजी फायद ईसा की सिफारिश की थी उनके नाम साकिब निसार को ज़रूर बता देने चाहिए। शायद साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस अपने एक साथी जज को मुश्किल से निकाला ताकि जजों में इत्तेहाद व इत्तफाक कायम रहे। अब काजी फायद ईसा माने या ना माने, उनकी मुश्किलात का दौर साकिब निसार के जाने के बाद शुरू हुआ। काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तकसीम कर दिया। उमर अता बंदयाल के दौर में जज साहिबान की लड़ाइयाँ आम शुरू हुईं और काजी फायद ईसा के एक साल में लड़ाई इतनी बढ़ी कि जज साहिबान ने सहाफ़ियों के ज़रिए एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। शुरू में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को काजी फायद ईसा का इत्तेहादी समझा जाता था, लेकिन फिर वो काजी साहब के मुखालिफ ग्रुप में चले गए। मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज थे। काजी फायद ईसा के बाद उन्हें चीफ जस्टिस बनना था। मेरी नाचीज़ राय में का रास्ता 26वीं आईनी तरमीम ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ ने रोका है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के इब्तदाई मुसवदे को मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए तब्दील कराया। तहरीक इंसाफ नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में भी राज़ी हो गई। आखिर में तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी, लेकिन पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत पर राज़ी हो गई। तहरीक इंसाफ और JUI का ख्याल था कि वो पीपल पार्टी के साथ मिलकर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में
7 یا 8 ووٹوں سے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوا لیں۔ آخری وقت پر تحریک انصاف نے کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ پیپل پارٹی نے دیکھا کہ تحریک انصاف کمیٹی سے نکل گئی ہے اور ووٹ کم پڑ گئے ہیں، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا اور جسٹس یحییٰ افریدی پر اتفاق کر لیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس بننے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نئے چیف جسٹس آئین و قانون کی عملداری پر یقین رکھتے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے مقدمے میں جسٹس یحییٰ افریدی کا موقف پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی کیونکہ اس نے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے نئے چیف جسٹس کی تقرری کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے تحریک انصاف کے 103 کارکنوں اور رہنماؤں پر 9 مئی 2023 کے واقعات میں آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی مخالفت کی تھی۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کے ساتھ ہی نواز شریف بھی بیرون ملک چلے گئے۔ ان کی بیرون ملک روانگی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف جلد واپس آ جائیں گے اور 27ویں آئینی ترمیم وہ نواز شریف کے بغیر بھی منظور کرا سکتے ہیں۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے بتا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم فائز عیسیٰ کی وجہ سے منظور ہوئی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نئے چیف جسٹس کی سیاسی خدمات میسر نہیں ہیں۔ بہتر ہے ریاستی اداروں کو سیاست میں مزید نہ الجھائیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔